स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर की फेमस प्ले है उसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए होंगे तो आप इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा, पॉपअप वीडियो आएगा, उसको क्लिक करके आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। चूंकि मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो पूरी स्टोरी है वो 5 पार्ट को मिलाकर के बनी हुई है। द बॉन्ड स्टोरी, द लोरेंजेस का स्टोरी, द कैस्केट स्टोरी, द ट्रायल सीन और द रिंग स्टोरी, जिसमें मैं 2 स्टोरी आपको इसके पूर्व वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो अब मैं सीधे आता हूं कैस्केट स्टोरी पे। कैस्केट स्टोरी क्या है? कैस्केट स्टोरी यानी कि बक्से वाली कहानी। बक्से वाली कहानी क्या है? एक्चुअली वेनिस का बेलमांट का दृश्य है, पोर्शिया के वहां का, और इसको कैस्केट स्टोरी को लॉटरी ऑफ द कैस्केट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें है क्या कि पोर्शिया के पिता ने अपने मरने से पहले एक वसीयत की थी जो कि पोर्शिया के शादी के बारे में थी। क्या था वसीयत? वसीयत में पोर्शिया के पिता ने लिखा था कि पोर्शिया की शादी उनके बताए गए शर्त के अनुसार यदि होगी तब तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो पोर्शिया को मिलेगी, अदरवाइज वो राज्य को मिल जाएगी, सरकार को मिल जाएगी। और शर्त क्या थी कि पोर्शिया की शादी के लिए वो अपने घर में 3 बक्से रखे हुए थे। एक सोने का बना हुआ था, एक चांदी का बना हुआ था, एक लेड का बना हुआ था। और इन तीनों बक्सों में से किसी एक बक्से में पोर्शिया की पोर्ट्रेट रखी हुई थी। शर्त यह थी कि जो व्यक्ति सही बक्से का चुनाव करेगा वही पोर्शिया से शादी करेगा। पोर्शिया के पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं था। अब इनके पिताजी की वसीयत के अनुसार शर्त थी। तो अब चूंकि इस जो तीनों बक्से थे, सोने वाला जो बक्सा है इसमें देखिए क्या एक वो ढक्कन के ऊपर एक लेख लिखा हुआ था कि जो मुझे चुनेगा वो वही पाएगा जिसकी सभी लोग पाने की तमन्ना रखते हैं। जो चांदी वाला बक्सा था उसके ऊपर लिखा था कि जो मुझे चुनेगा वो जितने के योग्य होगा उतना ही पाएगा। और जो तीसरा जो लेड का जो बक्सा है, कैस्केट है, उसके ऊपर लिखा था कि जो मुझे चुनेगा वो अपना सब कुछ लुटा देगा और अपनी जिंदगी दांव पे लगा देगा। तो ये 3 बक्से रखे हुए थे और ये एक कमरे में रखे हुए थे पोर्शिया के वहां बेलमांट में। जो भी इच्छुक लोग थे, जो भी पोर्शिया को जीतना चाहते थे, जो भी लोग पोर्शिया से शादी करना चाहते थे, उनको यह था कि वो आए और सही बक्से का चुनाव करें। अलग एक कमरे में रखा हुआ था, बारी बारी एक एक करके जाना था, वहां पे सही बक्से का चुनाव करना था। और एक शर्त यह भी थी कि यदि आप सही बक्से का चुनाव कर लेंगे तो आप तो पोर्शिया के साथ शादी करेंगे, अन्यथा बिना कुछ बताए तुरंत आपको बेलमांट छोड़ देना है, जिससे कि सीक्रेसी किसी दूसरे को ना पता चल पाए। तो अब यहाँ पे पोर्शिया को जीतने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें कि यहाँ पे देखिए ये मोरक्को के राजकुमार हैं जिनका जिक्र मैं इसके पूर्व वाले वीडियो में कर चुका हूं। मोरक्को के राजकुमार जो हैं ये ब्लैक हैं, पूरी तरीके से एकदम काले हैं, लेकिन ये पोर्शिया से कहते हैं कि आप मेरे शरीर के रंग पे मत जाइए, मेरा दिल देखिए, मेरी बहादुरी देखिए, मेरी बुद्धिमानी देखिए और उसके आधार पर मुझे चुनिए। पोर्शिया कहती है कि मेरे चुनाव की तो बातें नहीं है, मेरी शादी तो पिताजी के वसीयत के शर्त के अनुसार होगी। यदि आप सही बक्से का चुनाव कर लेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपकी शादी करूंगी। इसी तरीके से एक प्रतिभागी जो है वो अरागान के राजकुमार हैं, वो भी पोर्शिया से प्रेम करते हैं, वो भी पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं। यहाँ वैशानियों हैं जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। वैशानियों जो कि पोर्शिया को बहुत पसंद करते थे, ये भी शादी करना चाहते थे। अब दिक्कत ये थी कि शादी तो किसी एक से होगी और जो सही बक्से का चुनाव करेगा, तो सारे लोग अलग बैठा दिए गए थे और भी कुछ लोग थे। अब बारी बारी आते हैं। मोरक्को के राजकुमार सबसे पहले जिनका नंबर आता है, तो मोरक्को के राजकुमार जाते हैं, तीनों कैस्केट का चुनाव कर देखते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके बाद चूंकि कैस्केट के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देख करके ये सोचते हैं कि सोने वाले बक्से के ऊपर लिखा हुआ कि जो मुझे चुनेगा वो वही पाएगा जिसको सभी लोग पाने की तमन्ना रखते हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो इसका मतलब पोर्शिया को तो सभी लोग चाह रहे हैं, वो सोने वाले बक्से को चुन लेते हैं। जो ही सोने वाले बक्से का चुनाव करते हैं तो उसमें से उनको एक कंकाल की खोपड़ी निकलती है और उसके साथ ही एक लेख निकलता है, उस पर क्या लिखा हुआ है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस प्रकार इनका चुनाव गलत जाता है, वो गुस्सा करके वो बाहर निकल के चले जाते हैं। फिर आता है अरागान के राजकुमार की बारी। अरागान के राजकुमार आते हैं, तीनों बक्सों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ये तो सब लोग चाहते हैं, यानी कि ये सोना जो है, पीले कलर का जो है सोना, वो तो धन दौलत का प्रतीक है, तो ये लोग तो सब लोग चाहेंगे ही चाहेंगे। लेकिन
इस वाले पे लिखा हुआ है, चांदी वाले कैस्केट पे लिखा हुआ है कि जो मुझे चुनेगा वो अपनी योग्यता के अनुसार पाएगा। तो मैं भी खूबसूरत हूँ, इनको अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड था, तो ये सोचते हैं कि मैं भी खूबसूरत हूँ, पोर्शिया भी खूबसूरत है, तो इसका मतलब इसी में पोर्शिया की पोर्ट्रेट होगी। तो तुरंत वो चांदी वाले बक्से का चयन कर लेते हैं। जो चांदी वाले बक्से का चयन करते हैं तो उसमें से इनको एक मूर्ख की फोटो निकलती है और एक लेख निकलता है कि जिन लोगों को अपनी छाया से, अपने चेहरे की खूबसूरती से बड़ा लगाव रहता है, वो लोग वास्तव में मूर्ख होते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा काटते हैं, यानी इनका भी चुनाव गलत हो जाता है, ये भी बाहर चले जाते हैं। वैशानियों की बात आती है, वैशानियों आते हैं, तीनों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि लेड जो है शीशा प्रेम का प्रतीक है, दिल का है, पारदर्शी है, तो इनके हिसाब से लगता है कि मुझे लेड वाले बक्से का चुनाव करना चाहिए, तो लेड वाले बक्से का चुनाव करते हैं। तो उसमें से पोर्शिया की तस्वीर निकलती है और एक लेख निकलता है कि आप बड़े भाग्यशाली हो और जो आपके भाग में मिला हुआ है उसी से आप संतोष करिए और बाकी आप दूसरे किसी चीज के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि संतोष में ही सबसे बड़ा खुशी है, आनंद है। और यदि आप अपने इस भाग्य से संतुष्ट हैं तो उस लेडी के पास जाइए और चुम्बन लेकर के अपने प्रेम का इजहार करिए। तो इस तरीके से कैस्केट स्टोरी है या लॉटरी ऑफ द कैस्केट है जो पोर्शिया की शादी के संबंध में था। तो इस प्रकार से इस पूरे उसमें वैशानियों पोर्शिया का हाथ जीतने में सफल हो जाते हैं। तो ये रहा कैस्केट सीन। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, वो है ट्रायल सीन। ट्रायल सीन मुकदमे वाला दृश्य। मुकदमे वाले दृश्य का जो बैकग्राउंड है वो बॉन्ड स्टोरी है, जिसमें कि ये देखिए एंटोनियो साइला को अथराइज किया रहता है कि यदि मैं आपका पैसा 3 महीने के अंदर नहीं लौटाऊंगा तो आप हमारे शरीर से 1 पाउंड मांस ले सकते हैं, जैसा कि बॉन्ड स्टोरी में मैंने बताया था। और चूंकि ये प्रतिशोध इसके अंदर भरा हुआ था, ये तो बदला लेना चाहता था। इसी दौरान धीरे धीरे 3 महीना बीत जाता है और ये एंटोनियो के खिलाफ ड्यूक के वहां केस कर देता है, राजा के वहां केस कर देता है। अब पहले तो राजा जो है वो पूरा प्रकरण समझते हैं, उसके बाद साइलाक से निवेदन करते हैं कि ठीक है, बॉन्ड के अनुसार आप 1 पाउंड मांस लेने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन आप दया दिखा दीजिए। दया की अपील करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ता है। फिर क्या होता है, इधर एंटोनियो वैशानियों को इंफॉर्मेशन देता है कि मैं तो बड़ा मुसीबत में हूं और मेरी मदद करो, क्योंकि मेरी व्यापारिक जहाजें हैं वो भी शायद समुद्र में खो गई हैं, उनका भी नहीं पता चल रहा है, और जो मैंने पैसा आपको देने के लिए उधार लिया था उसकी समय सीमा खत्म हो गई और मेरे खिलाफ केस चल रहा है। अब वैशानियों बड़ा परेशान है। तो जब बड़ा परेशान है, पोर्शिया को पता चलता है। पोर्शिया कहती है कि सबसे पहले तुम उससे शादी करिए, क्योंकि शर्त के अनुसार ये था कि जब तक शादी नहीं करेगी पोर्शिया तब तक पैसा भी नहीं खर्च कर सकती अपने पिताजी की। तो तुम शादी करते हैं, उसके बाद कहती जाओ और जितना पैसा लगे लगा करके और अपने मित्र की मदद करो। तो तुरंत ये पहुंचता है वेनिस, और वेनिस जाकर के साइलाक को 3000 ड्यूकेट्स के बदले 6000 ड्यूकेट्स देने का ऑफर करता है, लेकिन उसके बावजूद कोई सफलता नहीं मिलती है। अब ये प्रकरण इतना उलझ जाता है कि जो ड्यूक है वो परेशान हो जाते हैं कि इस मामले का निपटारा कैसे किया जाए। तो ये डॉक्टर बेलारियो जो एक फेमस वकील है उनकी मदद लेने की सोचते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी दौरान पोर्शिया जो है, पोर्शिया पता करा लेती है कि प्रकरण क्या चल रहा है वहां पे वेनिस में, राजा के वहां। तो इसको पता चलता है कि डॉक्टर बेलारियो इस केस की पैरवी में जा रहे हैं। तो तुरंत डॉक्टर बेलारियो से संपर्क करती है और उनसे निवेदन करती है कि आप अपने स्थान पे अपने प्रतिनिधि के रूप में हमको भेजिए। डॉक्टर बेलारियो तैयार हो जाते हैं और एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं ड्यूक के नाम से, और कहते हैं कि चूंकि मैं अस्वस्थ हूं इसलिए मेरे जगह पे मेरी अधीनस्थ वकील के रूप में ये जाएंगे। तो पोर्शिया अपने घर पे जेसिका और लोरेंजो को अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए सौंप देती है और उसके बाद और कहती है कि चूंकि मेरे पति अपने मित्र की मदद करने के लिए गए हुए हैं, तो जब तक वो आ नहीं जाते तब तक मैं प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रही हूँ, सारी चर्च जा रही हूँ, और इस बात का कहीं जिक्र ना हो। और कह करके और वेनिस के लिए रवाना हो जाती है। जब जाने लगती है तो अपने साथ अपनी नौकरानी नेरिशा को भी लेके जाती है और नेरिशा को लेकर के ड्यूक के वहां कोर्ट में प्रस्तुत होती है। और जब प्रस्तुत होती है तो एक जेंट्स वकील के रूप में, मेल लायर के रूप में जाती है और नेरिशा को अपने एक क्लर्क के रूप में लेकर के वो पहुंचती है वहां पे। वहां जाकर के अब बहुत सारे तर्क वितर्क करती है, बहस करती है। जाकर के जब नहीं सफल हो पाती है, वो कहती है, ये भी कहती है कि आप यद्यपि की जो बॉन्ड है, करार है, उसमें कोई कमी नहीं है, आप 1 पाउंड मांस लेने के लिए अधिकृत हैं, फिर भी मैं आपसे दया दिखाने की अपील करती हूँ।
उस अपील का भी कोई असर नहीं पड़ता। और यही अपील जो पोर्शिया देती है मर्सी पे, यही अपील आप फर्स्ट ईयर में मर्सी नामक पोएम में पढ़ते हैं। इसके बाद भी जब ये नहीं मानता है तो तुरंत वो बड़ी चतुराई से पासा पलट देती है, कहती है ठीक है आप 1 पाउंड मांस लेने की बात कर रहे हैं, आप ले लीजिए, लेकिन आप 1 पाउंड मांस केवल लेंगे, उसमें ब्लड का 1 बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, ना 1 पाउंड मांस से ज्यादा और ना कम, क्योंकि बॉन्ड में शर्त यही है। फिर क्या होता है, अब ये बैकफुट पे आ जाता है, साला कहता है ये कौन सी बात हुई, कहती है नहीं बॉन्ड के हिसाब से 1 पाउंड मांस लेना आप ले लीजिए। तो कहता नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप हमको 3000 ड्यूकेट जो हमने दिया 3000 ड्यूकेट वही दे दीजिए। कहते नहीं वो तो पेशकश बहुत पहले हो गया था, 3000 की जगह पे 6000 का आपको ऑफर किया गया था, लेकिन आपने वो अपील ठुकरा दी और आपने पेशकश ही ठुकरा दी, अब उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके खिलाफ मैं ड्यूक के वहां केस दायर करती हूं कि आपने एक नागरिक के जान माल के साथ षड्यंत्र किया और इसके बदले आपकी पूरी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त करके उसमें से आधे एंटोनियो को दे दी जाएगी और आधे सरकार के हिस्से में मिला दी जाएगी। अब साइलाक भी गिराने लगता है, निवेदन करने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एंटोनियो कहता है ठीक है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 3 शर्त रखता है। शर्त क्या है कि सबसे पहले साइलाक जो है वो अपना यहूदी धर्म छोड़ करके, ये जू रिलीजन छोड़ करके क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म स्वीकार करें। दूसरी शर्त यह है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को एक वसीयत तैयार करके और अपनी लड़की और अपने दामाद यानी जेसिका और लोरेंजो को लिख दें वसीयतनामा। और तीसरी जो शर्त थी कि ये जो सूदखोरी जो कर रहे थे, जो ब्याज पे पैसे दे रहे थे, उसको बंद करें। अब बेचारा साइलाक करे तो क्या करे, इसके सामने और कोई चारा नहीं था, इसलिए टूटे दिल से ये सारे शर्त मान करके और उसके बाद वो विड्रॉ कर लेता है, बात खत्म हो जाती है। तो ये रहा पूरा ट्रायल सीन। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे 5वां और लास्ट जो दृश्य है वो रिंग एपिसोड। रिंग एपिसोड जो है वास्तव में ये एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो ट्रायल सीन में जो तनाव हो गया था, जो टेंशन हो गया था कि अब क्या होगा, 1 पाउंड मांस उससे हर्ट के पास से ले लेगा, तो उसमें जो ऑडियंस है उनको टेंशन न होने पाए, इसलिए विलियम शेक्सपियर ने इसमें एक हास्य का दृश्य डाल दिया। वो हास्य का दृश्य क्या है, एक्चुअली जब एंटोनियो ने साइलाक को बैशानियों को संदेशा दिया था कि मेरी जान खतरे में है और साइलाक ने मुझे ड्यूक के वहां घसीट लिया है और मेरे खिलाफ केस चल रहा है, तो बैशानियों जब पोर्शिया को बताते हैं कि हमारा मित्र खतरे में है, तो पोर्शिया कहती है बैशानियों से कि जाकर के अपने मित्र की मदद करो और तुम तुरंत अभी वेनिस चले जाओ। और वेनिस जाते समय ये इनके साथ अपने नौकरानी के हस्बैंड यानी नेरिशा के हस्बैंड ग्रेशियानो को भी भेजती है। ग्रेशियानो को भेजते समय पोर्शिया बैशानियों को एक अंगूठी देती है और कहती है कि ये अंगूठी आप पहन लो, ये अंगूठी मेरे प्रेम की प्रतीक है और ये हमेशा अपने उंगली में रखे रहना जिससे कि मेरी याद आती रहेगी। ये अंगूठी किसी भी कीमत पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है। अच्छा, जब ये पोर्शिया अंगूठी बैशानियों को देती है तो जो नेरिशा है, जो इसकी नौकरानी है, ये भी अपने हस्बैंड ग्रेशियानो को एक अंगूठी देती है, कहती है कि तुम भी पहन लो, क्योंकि तुम भी साथ में जा रहे हो तो तुम्हें मेरी भी याद आएगी, ये अंगूठी किसी भी कीमत पे कहीं नहीं देनी है। तो अब ये अंगूठी दोनों लोग धारण करके चले जाते हैं वहां पे। जब जाते हैं तो चूंकि इन लोगों को तो पता नहीं है ना कि कोर्ट में पोर्शिया मेल वकील के रूप में और जो नेरिशा है वो एक कलर के रूप में वहां पे प्रस्तुत हुए हैं, तो वहां पे इनकी दलील को सुन करके बड़े प्रभावित होते हैं बैशानियो और एंटोनियो। तो जब केस जीत जाते हैं लोग तो उसके बाद ये दोनों लोग पोर्शिया से मिलते हैं और कहते हैं भाई आपका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है और आप उपहार स्वरूप जो चाहे मांग लें। कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो जेंट्स मेल वकील के रूप में है। कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहते नहीं कुछ तो ले लीजिए, तो मना कर देता है। फिर फाइनली ये लोग बहुत परसिस्ट करते हैं, दबाव डालते हैं, तो कहती है कि ठीक है और आप अंगूठी दे दीजिए जो पहने हैं। तो वैशानियों कहता नहीं मैं अंगूठी नहीं दूंगा, इसको तो मेरी पत्नी ने दिया है और कहा ये मेरे प्रेम की निशानी है, इसको कहीं नहीं देना है। तो एक गुस्सा करके पोर्शिया चली जाती है। क्योंकि जेंट्स मेल वकील के रूप में ये लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि वो जब चले जाते हैं तो एंटोनियो चूंकि जान तो इसकी बची है तो इसको ज्यादा एहसान महसूस हो रहा है, तो बैशानियों से कहता है यार और अंगूठी की तो बात है दे दो, जाने दो और हम चल करके पोर्शिया को समझा देंगे, हम बता देंगे कि क्या कारण है और कैसे अंगूठी देने की स्थिति बनी।
तो एंटोनियो के कहने पर बेसानियो ग्रेसियानो से अंगूठी भिजवा देता है पोर्शिया के पास। तो जब ग्रेसियानो पोर्शिया के पास अंगूठी लेके जाता है तो वहां पे उसके गले के रूप में नेरिशा रहती है। नेरिशा कहती है कि हमारे भी, मुझको भी तो कुछ गिफ्ट दीजिए, तो वो आप जो पहने वो हमको दे दीजिए। तो अब ग्रेसियानो क्या करें, अंगूठी वो नेरिशा को दे देते हैं। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। इसके बाद ये सब लोग लौट के आते हैं। तुरंत रातों रात पोर्शिया और नेरिशा बेसानियो और ग्रेसियानो के आने से पहले बेलमांट आ जाते हैं और आकर के और सीधे कह देते हैं अपने नौकर वगैरह से, चाकर से, कि किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग कहाँ गए थे। अगले दिन सुबेरे जब ये लोग लौट के आते हैं वहां से, तो सामान्य तरीके से पूरा एकदम माहौल बनाए हुए हैं। और जब ग्रेसियानो को नेरिशा देखती है तो कहती है, अरे तुम्हारे हाथ में तो अंगूठी नहीं है, अंगूठी क्या किए? फिर उसके बाद वो कहता है कि अरे ऐसी सी बात है, हमने अंगूठी तो वकील के जो क्लर्क थे उसको दे दिया था। तो तुम झगड़ा करने लगती है दिखावटी कि नहीं तुम उससे प्रेम नहीं करते हो। फिर बेसानियो और एंटोनियो समझाने लगते हैं। उसी दौरान पोर्शिया भी आ जाती है। पोर्शिया कहती है क्या माजरा है, पूरा माजरा लोग बताते हैं। तब तक पोर्शिया कहती है अच्छा बेसानियो तुम्हारे हाथ में भी तो अंगूठी नहीं है। अब बेसानियो सर पका जाते हैं। तो एंटोनियो कहता है कि पूरी बात बताता है कि ऐसी सी बात है और वहां जो वकील थे उनका हम लोगों पर बड़ा एहसान था और एहसान स्वरूप उन्होंने अंगूठी मांगी तो उन्होंने दे दिया था। तब पोर्शिया कहती है नहीं, आपने किसी लेडीज को दिया है और अंगूठी मेरे पास आई है। तो कहते हैं समय कैसे आ गई? फिर वो अंगूठी दिखाती है। अंगूठी देख करके चौंक जाते हैं। तब पोर्शिया और नेरिशा बताते हैं कि वास्तव में वकील के रूप में हम ही लोग गए थे। तो इस तरीके से इस पूरे नाटक का पटाक्षेप जो है बड़े हास्यपूर्ण तरीके से होता है और बड़े बेहतरीन माहौल में होता है, टेंशन मुक्त माहौल हो जाता है। तो ये है कुल 5 जो पार्ट है जिनको मिला करके पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टोरी है। ठीक, अब यहाँ देखिए, हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक एंजॉय।